हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने मतलब आरबीआई ने NARCL, IDRCL इन सब की मान्यता, इन सब की कंपनीशिप बनाने का लाइसेंस को अप्रूव कर दिया है। एंड नाउ वी विल सी क्रिएशन ऑफ अ बिग बैड बैंक इन आवर कंट्री। तो दोस्तों, यहाँ सवाल उठता है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बैड बैंक होता क्या है। NARCL, IDRCL इतनी ज़्यादा न्यूज़ में है, ये है क्या? ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों बैड बैंक क्या है। तो बैड बैंक की अगर हम बात करें दोस्तों, एक ऐसा बैंक है, एक ऐसे बैंक बनाने की बात की जा रही है, एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात की जा रही है जो बाकी सभी बैंक्स के जो बुरे लोन्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं। ठीक है दोस्तों, जिनके एसेट्स में स्ट्रेस है। देखो, बैंक काम कैसे करता है? बैंक आप सबसे या अपने ओनर्स का पैसा लेकर अपने जो खाते में रख लेते हैं, एंड आगे कंपनीज आती हैं, कंपनीज को उधार देना शुरू करता है। एंड जैसे इसको अगर हम देखें ऐसे, अगर ये आपका कोई बैंक एग्जिस्ट करता है, उसमें कोई लोग आके पैसे जमा करा रहे हैं, आप और मैं जाके पैसे जमा करा रहे हैं, एंड ऐसा भी हो सकता है कि ओनर्स का पैसा भी पड़ा हुआ है, पड़ा ही होगा, कैपिटल कहते हैं उसको। एंड देन उसके बाद वो आगे उधार देना शुरू करता है वेरियस कंपनीज को। अब वो कंपनीज जो उधार देंगी, कुछ इंटरेस्ट पे करेंगी, बैंक पैसा कमाएगा, एंड आपको मुझे भी कुछ इंटरेस्ट पे करेगा, ओनर्स को कुछ फायदा प्रॉफिट कमा कर देगा। गेटिंग इट? तो इसीलिए जो ये एसेट्स क्रिएट किए जाते हैं, जो अपने आगे उधार दे रही है, जो बैंक उधार दे रहा है कंपनीज को, दैट इज नोन एज एसेट्स। आपका और मेरा पैसा पड़ा है जो हमने वहां जमा कराया बैंक में, सेविंग अकाउंट में या FD जमा कराई है, वो बैंक की है लायबिलिटी। ये क्लियर है आपको? तो एसेट्स बैंक ने क्यों बनाए? क्योंकि बैंक को पैसे कमाने हैं। लेकिन मान लीजिए इस जो कंपनी में पैसे जहां इन्वेस्ट किए, इस एसेट ने पैसे कमाने बंद कर दिए। ये एसेट या फिर जो एक कंपनी थी, ये दिवालिया हो गई, उसके प्रोडक्ट्स बिकने बंद हो गए, कुछ भी हुआ, उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट्स भरनी बंद कर दी। तो ये जो एसेट्स थे, दे बिकेम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग हो गए, बैंक को का पैसा जो लगाया हुआ था, कहीं पे उधार दिया हुआ, डूब गया। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए नॉन परफॉर्मिंग हो गए। यहाँ अब एक बात ध्यान देने वाली है, बहुत सिंपल सरल बात है, लेकिन की और जो टर्मिनोलॉजी में कभी कभी खो जाती है, वो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के साथ साथ हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स। ठीक है दोस्तों, मैंने ऊपर भी लिखा स्ट्रेस्ड एसेट्स। स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब होता है ऐसे एसेट्स जो कि या तो नॉन परफॉर्मिंग हो गए हैं, या फिर बैंक को रीस्ट्रक्चर करने पड़े। रीस्ट्रक्चर करने पड़े का मतलब क्या होता है? सरल शब्दों में देखिए, ठीक है, NPAs प्लस रीस्ट्रक्चर्ड। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि आपने, मान लीजिए बैंक ने किसी को उधार दिया कि आप ये 5 साल में वापस कर देना और इतना लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे वापस कर देना। लेकिन कंपनी दिवालिया हो गई, प्रोडक्ट बिकने बंद हो गए, एंड कंपनी वापस करने में सक्षम नहीं रही, नॉन परफॉर्मिंग बन गई। बैंक कहता है कि चलिए काम करते हैं कि 5 साल की बजाय आप 8 साल में वापस कर देना, टाइम पीरियड बढ़ा लो, थोड़ा सा इंटरेस्ट को ऊपर नीचे कर लेते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग हो जाती है। तो एक नए लोन के जैसे उसको देखा जाता है। तो वो ना तो जो वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, लेकिन अब वो रीस्ट्रक्चर्ड एक एसेट बन जाता है, रीस्ट्रक्चर्ड लोन। तो स्ट्रेस्ड एसेट में 3 चीजें हैं, पहली नॉन परफॉर्मिंग, दूसरी मैंने आपको बताया अभी रीस्ट्रक्चर्ड एसेट्स, एंड तीसरे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो हैं दोस्तों, कौन से कहलाते हैं? वो है रिटर्न ऑफ। ठीक है दोस्तों, रिटर्न ऑफ, जिनको राइट ऑफ कर देता है बैंक। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए बहुत मैंने यत्न किए, बहुत ट्राई की, पैसा वापस नहीं आया, एंड अब उस कंपनी के अगर जो भी जिसके मैंने जहां इन्वेस्ट किए थे, जिसको उधार दिया था, तो वापस नहीं कर पाई वो कंपनी मुझे, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं कब तक उसको अपनी बुक्स पे कैरी करूं, एंड अपने जो दिखाऊं कि मेरे लोन्स वापस नहीं आए, तो मैं उसको अपनी बुक्स से हटा देता हूं, राइट ऑफ कर देता हूं। तो राइट ऑफ करने का मतलब ये नहीं होता जिसने उधार दिया था चलो उधार माफी होगी आपके, अब आप चिल करो, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ हमारी बुक से हट जाता है। एक तरह से हम बोलते हैं कि हमने, मान लो कि हमने 50 करोड़ 100 करोड़ जो भी उधार दिया था वो डूब गया, 100 करोड़ का लॉस हो गया। ठीक है, तो लॉस के जैसे दिखा दिया जाता है उसको, एंड बैंक कहता है कि चलो प्रॉफिट में से पैसा काट लेते हैं। तो अकॉर्डिंगली फिर बैंक का प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्टर्स भी थोड़ा दूर हो जाएंगे। अगर किसी बैंक के बहुत सारे रिटर्न ऑफ एसेट्स हो जाएंगे, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो जाएंगे, रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, दैट मींस मैनेजमेंट सही काम नहीं कर रही है ना। तो इसीलिए बैंक से इन्वेस्टर्स
दूर हो जाते हैं, है ना। ये बात क्लियर हुई आपको आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में। तो इसलिए रिटर्न ऑफ एसेट्स कैसे दिखते हैं, फिर उसके बाद बुक्स में नहीं होते, लेकिन बैंक उसको परसू करता रहता है। बहुत सारे सरकार के एक्ट्स हैं, लॉज हैं, जो कि आपको, जो बैंक्स को एम्पावर करते हैं कि जो जिस प्रॉपर्टी, जिस कंपनी को आपने उधार दिया है उसका एसेट्स बिकवा सकते हैं आप। यू कैन सेल दोज एसेट्स एंड रिकवर योर मनी। तो बैंक उन कंपनी की कोई मशीनरी, कोई जमीन एक्सेट्रा जो बिकवा कर अपना पैसा रिकवर करता है। रिटर्न ऑफ एसेट्स में से भी रिकवरी होती है, लेकिन एसेट्स वो बुक्स में नहीं होते। एक बार तो बैंक उसको लॉस दिखा चुका होता है, जब पैसा रिकवर होगा तो उसको प्रॉफिट्स में डाल लेंगे। गेटिंग इट? तो इसीलिए 3 तरह की चीजें जो स्ट्रेस्ड एसेट्स का पार्ट बनती हैं, ये कभी भूलना मत, यूपीएससी हमसे सवाल पूछ सकता है। चलिए अब रैपिडली चलाते हैं। तो बैड बैंक क्या करेगा? बैड बैंक सरल सा ही काम है कि जो हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स में जो एनपीएज हैं, एनपीएज बन गए। अगर किसी एक बैंक के पास बहुत सारे एनपीएज हैं तो इन्वेस्टर्स दूर हो जाएंगे उससे, उसकी मार्केट वैल्यू गिर जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली जो ओनर्स हैं वो भी चाहेंगे कि थोड़ा सा भाई पैसा हमारा कहीं फंस ना जाए, तो वो ओनर्स पैसा निकालना चाहेंगे, दिक्कत हो सकती है। जो किसी ने, अगर मैंने अगर किसी बैंक में पैसा जमा कराया, हमें चिंता हो जाएगी कहीं ये बैंक ही बंद ना हो जाए, कहीं ये बैंक ही बैंकरप्ट ना हो जाए, हम भी पैसा निकालना चाहेंगे, बैंक का बिजनेस खराब हो जाएगा। तो इसलिए बैंक्स के पास एनपीएज होना खतरे की घंटी रहती है, एंड सरकार को भी चिंता रहती है कि लोगों का विश्वास भी डगमगाएगा बैंकिंग सिस्टम से। तो सरकार चाहती है कि अगर किसी एक पर्टिकुलर जो किसी बैंक में या बैंकिंग सिस्टम में एनपीएस क्रिएट हो गए हैं तो उन एनपीएस को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व किया जाए। रिजॉल्व कैसे करें? तो उसके लिए नए नए तरीके हैं। या तो जो जिस कंपनी को उधार दिया उसके सामान बिकवा दो, जल्दी से जल्दी उसको रिजॉल्व करा दो। अगर उसका प्रोडक्ट वगैरह नहीं बिक रहा तो उसको हेल्प करा दो। अगर लोन की जो टर्म्स डिसाइड की गई थी 5 साल 10 साल, उसको थोड़ा एक्सटेंड रीस्ट्रक्चर कर दो। एंड एक और तरीका ऐड कर दिया गया है, वो है बैड बैंक बना दो। बैड बैंक क्या करेगा कि किसी एग्जिस्टिंग बैंक के एनपीएस उठाकर अपनी जेब में रख लेगा। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बैंक ने किसी को उधार दिया एंड उस उधार को वापस नहीं कर पाई कंपनी, मान लो वो उधार था 100 करोड़ रुपए का, ठीक है, 100 करोड़ रुपए का उधार था, तो वो कंपनी वापस नहीं कर पाई, तो अब बैंक कहेगा अरे मेरा पैसा डूब गया। लेकिन बैड बैंक आएगा, चलिए काम करता हूं, मुझे लग रहा है थोड़ा मुश्किल है इसको रिकवर करना, एंड जो भी इसका सामान बिकेगा, जैसे जैसे चीजें जो रिकवर होंगी, मोस्ट लाइकली 60 करोड़ रुपए के आसपास रिकवर होगा। मैं काम करता हूं, आपको 50 करोड़ रुपए आज दे रहा हूं, आपका तो 100 करोड़ डूबा हुआ था ना, 50 करोड़ आप रखिए, ये सारा एसेट मुझे ट्रांसफर कीजिए, मैं अपने आप तरीके लगाऊंगा इसको, चाहे जैसे भी करके मैं इसको रिकवर करने की कोशिश करूंगा। 50 का 60 बन गया तो मेरा मुनाफा, अगर हो सकता है मेरे भी पैसे डूब जाएं। तो बैड बैंक क्या करता है, बैंक से ये सारे के सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स या एनपीएस को उठाकर अपने पास रख लेता है, एंड अकॉर्डिंगली उस पर काम करना शुरू करता है। क्योंकि बैंक का काम नहीं है ना दोस्तों ये वाला, बैंक का काम है उधार देना। बैंक का काम ये नहीं है ना कि कैसे रीस्ट्रक्चरिंग की जाए, बैंक का काम ये नहीं है कि पीछे पड़ा जाए, आप पैसा वापस कीजिए। बैंक तो पैसे ले रहा है, जो रख रहा है अपने पास, और आगे उधार दे रहा है। तो बैंक तो ऐसे इकोनॉमी चलाता है, क्रेडिट क्रिएट करता है, आपके पैसे यहां वहां जो फटाफट से पहुंचा रहा है, पेमेंट्स हो रही हैं। तो इसलिए बैंक का काम रिकवरी नहीं है। तो इसके सेपरेट एक बैंक बनाने के बाद दुनिया भर में चलती रहती है, दुनिया भर में बनाए भी गए, कुछ कामयाब कहानियां हैं, कुछ नाकामयाब कहानियां हैं। अकॉर्डिंगली भारत में भी इसकी बात बहुत टाइम से चल रही है। सबसे बड़ा इशू क्या आ रहा है कि बैंक्स अक्रॉस बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत सारे स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, सरकारी बैंक्स में तो बहुत ही ज्यादा हैं, एंड अकॉर्डिंगली सरकारी बैंक्स को अगर हम चाहते हैं कुछ हिस्सा बेचना मार्केट में, सरकार कुछ पैसे चाहती है उसको हिस्से को बेच के निकालना, तो अच्छे पैसे नहीं जो मिल पाते, क्योंकि उनमें सभी में जो एनपीएस पड़े हुए हैं बैंक्स में, उसकी अच्छी कीमत नहीं मिल पाती। तो इसलिए बैंक्स की बुक में से जैसे ही एनपीएस हटेंगे, बैंक्स की बुक्स बेटर हो जाएंगी, एंड अकॉर्डिंगली एनपीएस कम हो जाएंगे, तो शायद बेटर प्राइस भी दे पाएंगे, एंड अकॉर्डिंगली बैंक्स थोड़ा फ्रीली भी काम कर पाएंगे। तो इसीलिए बैंक्स का जो बर्डन ईज करने की कोशिश की जाती है, यहाँ पे जो बैड लोन्स हैं उनकी जो बैलेंस शीट से हटाकर बैड बैंक खुद खरीद लेगा एंड उनको कुछ रिकवरी अमाउंट दे देगा। ओके, तो प्राइमरी पर्पस क्या हुआ जो हमारे बैड बैंक का, कि जो लार्ज पाइल ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं उसको बैंक्स की किताबों से हटाना, बैंक्स का दिमाग उससे हटाना, ताकि बैंक्स एक जो थोड़ा एक्टिवली लेंड कर पाएं, जो उधार देने का उनका काम है, क्रेडिट क्रिएट करने का काम है, उस पर फोकस कर पाएं। बहुत बढ़िया सर, ओके। लेकिन सर बैड बैंक कैसे पैसे कमाएगा? मैंने आपको अभी बताया कि बैड बैंक क्या करेगा, थोड़ा सा डिस्काउंट पर चीजें खरीदने की कोशिश करता है, उसके बाद उसको वापस रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करता है, एंड उसके बाद उसमें अगर कुछ उसके एसेट्स वगैरह कर कुछ पैसे निकाल सकता है तो प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत बार बैड बैंक्स का पैसा डूब भी जाता है। लेकिन जनरली मैं आपको चाहता हूं बताना, सरकारें बैड बैंक्स कभी मुनाफा कमाने के लिए क्रिएट नहीं करती, सरकारें क्रिएट करती हैं अपने बैंकिंग सिस्टम को वापस रॉबस्ट बनाने के लिए करती हैं, ताकि बैंकिंग सिस्टम से जो लोगों का विश्वास टूटता जा रहा है या फिर जो अपना वो काम एक्टिवली नहीं कर पा रहे उसको वापस करना शुरू करें। ओके, देन दोस्तों NARCL ये कहां पे आया? दोस्तों हमारे बजट अनाउंसमेंट हुई, बजट अनाउंसमेंट 2018 में हुई थी वैसे तो, वहां कहा
जो कहा गया था कि हम दो तरह की चीजें क्रिएट करेंगे, एक तो हम एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एंड देन एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन को हम जो करेंगे उसको मैनेजमेंट की कंपनी। मतलब क्या हुआ, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी तो कह रही है कि सर हम जो बताएंगे कि क्या असली वैल्यू लगानी है आपकी जो भी उधार हम उठाने वाले हैं। क्या मतलब हुआ उसका कि जिस भी किसी बैंक में जाएंगे, मान लीजिए किसी बैंक के पास, मान लीजिए मैं कोई एक बैंक हूं एबीसी, सरकारी बैंक हूं, जो मर्जी बैंक हो सकता हूं, मेरे पास कुछ एनपीएस हैं, मैं चाहता हूं ये एनपीएस बैड बैंक मेरा खरीद ले, ठीक है, मेरे एनपीएस मेरी किताबों से उठाए, डिस्काउंट में ही चाहे जो मर्जी अमाउंट दे, प्लीज उठा के ले जाओ इस एनपीएस को, मेरा दिमाग बहुत ज्यादा इन्होंने खराब कर दिया है। ठीक है सर, तो बैड बैंक पहुंच गया, लाइए सर मैं मुझे दीजिए, कुछ डिस्काउंट में लूंगा मैं आपसे ये चीजें, मुझे पकड़ाइए। ठीक है, तो वो जो बिडिंग का प्रोसेस है, क्या उसकी वैल्यू लगानी है एटसेट्रा एटसेट्रा, वो करेगा हमारा NARCL। लेकिन उसको खरीद लिया जब हमने, जो एक बैड लोन को, एनपीए को खरीद लिया, जब NARCL ने खरीद लिया, उसके बाद उसको मैनेज भी तो करना है कि बढ़िया से कैसे इसको हम कंपनी को रिकवर करें, कैसे इस कंपनी को चलाएं, मैनेजमेंट कैसे बढ़िया हो, इसकी जो वैल्यू कैसे बढ़ाएं, ताकि जो हमने मान लो 50 करोड़ में खरीदी 60 70 80 करोड़ पे कैसे लेके चले इसकी वैल्यू, ताकि हमें मुनाफा हो। ठीक है, तो इसका जो काम करने के लिए दूसरी कंपनी IDRCL क्रिएट की गई थी, अभी की गई है। एंड देन NARCL की अगर हम देखें तो जो हमारे सरकारी बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 51% इसकी ओनरशिप रखेंगे। IBA, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने मिलकर इसके यहाँ पर RBI में एप्लीकेशन डाली थी कि हमें जो NARCL का लाइसेंस चाहिए। पहले RBI ने कहा कि कंपनीज एक्ट में जाके रजिस्टर करवाइए अपने आप को, 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर कैपिटल रखने की बात की है। जो हमारे देश में ना और छोटे छोटे बहुत सारे जो हमारे जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज रहती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी ARCs रहती हैं, 28 के आसपास हैं अभी। तो वो जो ARCs हैं जो एसेट को रिकंस्ट्रक्ट करती हैं, बैंक्स से NPAs खरीद के कोशिश करती हैं वापस चलाने की, वो जो ARCs यूजुअली जो RBI उनको भी लाइसेंस प्रोवाइड करता है। कौन से एक्ट के तहत, एक्स्ट्रा नॉलेज है प्लीज इसको जो नोट कर लीजिएगा, ये ARCs लिखी हुई है यहाँ पर, ये वाली, ये इनको RBI लाइसेंस प्रोवाइड करता है अंडर सरफासी एक्ट। ठीक है, सरफासी हमारा एक एक्ट है जिसके तहत बैंक्स को एम्पावर किया जाता है कि वो जो किसी ऐसी कंपनी जो कि NPA बन गई है उसके एसेट्स वगैरह बहुत रैपिडली वो सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। अभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड भी आ गया है और रैपिडली रिजॉल्व करने की बात हो रही है। तो लेकिन सरफासी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, अभी बैड बैंक एटसेट्रा, ये सभी NPAs रिजॉल्व करने के हमारे तरीके हैं। ओके, देन ARCs 2 करोड़ रुपए जो अगर ओनर्स डालें अपना कैपिटल डालकर वो शुरू कर सकते हैं। बैड बैंक के लिए 100 करोड़ रखा गया क्योंकि सरकारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ज्यादा बड़े लोन्स उठाने की बात हो रही है। 100 करोड़ रुपीस इसका इनिशियल कैपिटल रखा गया, इससे कम में आप कंपनी शुरू नहीं कर सकते। तो कंपनी शुरू करी, IBA ने जाके लाइसेंस अप्लाई किया एंड RBI ने रिसेंटली इसका लाइसेंस भी अप्रूव कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अब यहां पर देखें जो सर IDRCL क्या है, सर IDCR अगेन मैंने जैसे आपको बताया जो हमारी NARCL है हमारे पास, तो NARCL जाके बिडिंग करेगी एंड IDRCL जाके जो हम एसेट्स खरीद लेगी NARCL उसको IDRCL मैनेज करेगी। गेटिंग इट? तो ये एसेट्स का मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स होंगे यहाँ पर, और जो कैसे कि कंपनीज जो बर्बाद हो गई हैं, खराब हो गई हैं, जिन पैसे वापस नहीं कर पा रही, कैसे इनको टर्न अराउंड किया जाए एंड अकॉर्डिंगली पैसे जो वापस कमाना शुरू करें या इनकी वैल्यू बढ़े, ताकि अगर इनको बेचा जाए तो हम अपना पैसा रिकवर कर लें एंड कुछ प्रॉफिट भी कमा लें। ठीक है, इसमें सरकारी बैंक्स की 49% ओनरशिप है, बाकी प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स हैं। सेम थिंग अप्लाइज टू पीछे NARCL, 51% वहां पे आपने देखा 51% सरकारी ओनरशिप है, बाकी प्राइवेट सेक्टर लेंडर्स की NBFCs भी हो सकती हैं। ओके, तो ये बात भूलनी नहीं है। NARCL IDRCL मिलकर काम करेंगे। NARCL पहले एसेट्स को जाके देखेगा कि क्या बढ़िया प्राइस में पे करूं बैंक को इसकी, कि ज्यादा भी ना पे हो जाए, कम भी ना रहे। NARCL वो बिडिंग एटसेट्रा वाला काम करेगा, जो चीजों को एक्वायर करेगा। IDRCL उनको मैनेज करेगा। ठीक है सर, बढ़िया। कुछ एग्जिस्टिंग ARCs, जी सर 28 के आसपास ARCs एग्जिस्ट करती हैं एंड NARCL IRDCL इसको अब कॉम्प्लीमेंट करेगा बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि सरकार की बैकिंग भी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा, ये मैंने वही बताया कि मैनेजमेंट एटसेट्रा वाला काम कौन करेगा एंड बाकी। ओके, बैंक्स को कैसे फायदा होने वाला है, बैंक्स के जो एसेट्स हैं, जो NPAs बन गए, वो रैपिडली अब हम बैड बैंक को सेल कर सकते हैं कि हमारे बुक से हटाइए, आप अपने मैनेज करना, हम अपने जो क्रेडिट लेंडिंग वाले तरीके पे फोकस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली बैंक्स वगैरह को भी यहां पर अपने काम पे फोकस करने के बजाय। लेकिन यहां पर एक जो हम बात बोलते हैं कि एक थोड़ा नुकसान है यहां पर, मेंस में अगर सवाल है तो आपने ये डेफिनेटली लिखना है, सर दिस इज अबाउट मॉरल हैजर्ड।
ठीक है। तो दिस इज अबाउट मॉरल हैजर्ड। मॉरल हैजर्ड क्या होता है दोस्तों? मॉरल हैजर्ड का मतलब बहुत सरल सा, एक सिंपल सा मतलब है। मॉरल हैजर्ड का मतलब कि बैंक्स को कहीं ऐसी आदत ना पड़ जाए कि कोई बात नहीं, हम अगर एसेट को बैड बना भी दें, अगर हम कंपनी जो हमसे उधार लेने आई है उसकी हमने अगर ड्यू डिलीजेंस, मतलब कि हमने अच्छे से उसकी जो जान पहचान नहीं की कि वापस कर भी पाएगी उधार, कि हमने उधार दे दिया, बहुत बड़ा उधार दे दिया एंड वो बाद में एनपीए बन गया, तो बैंक्स कहेंगे कोई बात नहीं, बन जाएगा, फिर क्या हुआ, हम बैड बैंक को बेच देंगे। तो नहीं, ऐसी आदत ना बन जाए, बैंक्स को कहीं रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबल रहने की आदत ना छूट जाए। तो इसीलिए बैड बैंक को थोड़ा सा यहां पर मुस्तैदी से काम करना होगा, ताकि कंपनी एंड जो बैंक्स है उनको जो ऐसे कहीं उनकी आदतें बिगाड़ ना दे। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो अब जो बैड बैंक्स है, अगर उनकी इन्वेस्टमेंट्स पे ऑफ ना करी तो बैड बैंक तो सर एक दिन वो भी दिवालिया हो सकता है कि सारे के सारे पैसे जहां लगा दिए वो कंपनी रिकवर नहीं कर पाई, पैसा चला गया। एंड तो उसके लिए सरकार ने कहा है कि हम आपको यहां पर बैंक गारंटीज टाइप एक चीज दे रहे हैं। एक गारंटी, सरकार की गारंटी मिली है 30,000 करोड़ रुपए के आसपास। उसमें सरकार ने कहा है कि वी विल पे इन केस अगर आपके लोन्स बहुत ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 50 करोड़ की कंपनी कोई खरीदी रिकवर करने के लिए, रिकवर नहीं कर पाई, 30 करोड़ रिकवर हुआ, तो 20 करोड़ सरकार कह रही कोई बात नहीं, चिंता मत करना, वी विल पे। ठीक है, तो सरकार यहां चाहती है बैंकिंग सिस्टम को वापस जो दुरुस्त करना, उसके लिए सरकार हर संभव यहां प्रयास कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो कैपिटल नेचर में मैंने आपको बताया कि जो NARCL में जो सरकारी बैंक्स एंड NBFCs एंड प्राइवेट बैंक्स हिस्सेदारी रखेंगे। फिलहाल इसको IBA ने इसके लिए कंपनीज में जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में लाइसेंस अप्लाई किया, लाइसेंस मिलने के बाद RBI में लाइसेंस अप्लाई किया, RBI ने लाइसेंस दे दिया रिसेंटली। ठीक है दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इनपुट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है यहां पे, इसलिए मैं आपके अलग से लेकर आया कि NARCL, जब मान लीजिए कोई बैंक ने बोला हमारे पास ये एसेट है, ये NPA बन गया, कोई चाहता है इसको खरीदना, कोई ARC चाहती है खरीदना, NARCL चाहता है खरीदना, तो NARCL मान लीजिए बोलेगा जी सर मुझे बताइए कितने का है। वो कंपनी कहेगी हमने तो 100 करोड़ रुपए उधार दिया था, लेकिन कर करा के अगर हमें आप 60 करोड़ रुपए दे दो तो विल बी फाइन विद इट। ठीक है, NARCL मान लो कुछ वहां पे नेगोशिएशंस होती हैं, NACR कहता है सर एक काम करता हूं, मैं आपको 55 करोड़ रुपए दूंगा इसके, ठीक है, डू यू वांट इट, 55 करोड़ रुपए मैं आपको दूंगा, आपको चाहिए। अब उसके बाद वो जो बैंक है वो बैंक जा सकता है बाकी ARCs के पास ये बोलते हुए कि सर NARCL हमारी इस चीज का 55 करोड़ रुपए दे रहा है, क्या आप इससे बेटर ऑफर चाहते हैं, कुछ बेटर आप दे सकते हैं हमें, कुछ 56 करोड़ 60 करोड़ 65 करोड़, ठीक है, 55 करोड़ तो हमें NARCL से मिल रहा है। अगर आप बेटर नहीं कर पाए तो हम NACL को दे देंगे ये वाला जो कंपनी का जो जितना भी सारा एसेट्स है। अदरवाइज आप चाहते हैं आप जो इस पे कुछ बोली लगाना लगा सकते हैं। इट इज कॉल्ड स्विस चैलेंज मेथड। ठीक है, मेथड कहा जाता है इसको स्विस चैलेंज, जिसमें अगर एग्जिस्टिंग बोली से कोई बेटर अगर कोई बोली लगा दे नीलामी में तो वहां पर उसको एसेट चला जाता है। ठीक है, NARCL में जो हमारे इस केस में NARCL विल प्रेजेंट द बेसिक बोली, ठीक है, कि इतना तो मैं कम से कम देने को तैयार हूं इस एसेट्स के, इसके ऊपर कोई चाहता है तो आप प्लीज उसको वहां दे दीजिए। ठीक है, गेटिंग इट। तो ये स्विस चैलेंज पर काम करेगा। अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो घबराना नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड आप देखते हैं नीलामी होती है तो कि ओके इस चीज का बेस प्राइस है 20 लाख रुपया, वो 20 लाख रुपया किसने कोट किया था, NARCL ने कोट किया था। गेटिंग इट, उससे कोई बेहतर प्राइस देता जाएगा वो उसको चली जाएगी चीज। गेटिंग इट, तो NARCL उसमें दोबारा पार्टिसिपेट शायद नहीं करेगा, अभी क्लैरिटी नहीं है लेकिन मोस्ट लाइकली नहीं करेगा। ओके चलिए दोस्तों, तो रिवीजन करते रहिए। प्रीलिम्स 2021 अगर आप उसके पहले इसको देख रहे हैं तो बहुत नजदीक है, रिवीजन सीरीज लगी पड़ी है, बहुत 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 सारे टॉपिक्स एक्सटेंसिवली डिस्कस हुए। बाकी बैच 5 में कुछ एडमिशंस अभी भी बच्चे चाहते हैं तो उनको मिल जाती है, लेकिन नेक्स्ट बैच की ही वेट कीजिएगा आप, नेक्स्ट बैच में जो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कीजिएगा। इंडिविजुअल कोर्सेज भी अब अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, तो बस यही था आज का हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट वीडियो एंड थोड़ा सा जो पढ़ाई लिखाई वाला वीडियो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इतनी मुश्किल नहीं होती चीजें, एक बार आप पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। व्हाट इज NARCL, व्हाट इज IDRCL, व्हाट इज अ बैड बैंक, स्ट्रेस्ड एसेट में 3 चीजें होती हैं, कौन सी होती हैं, कब हम NPA कहलाते हैं, 90 डेज में NPA कहलाता है, NPA के आगे SMA अकाउंट्स क्या होते हैं। एक बार देख लोगे तो बस दैट्स इट, सुनने की बातें तो होती हैं, उसके बाद एग्जाम में जाके आपको याद आती रहती हैं, आप टिक करते रहते हैं, जनरली 2 नंबर मिल जाते हैं। हर साल ऑफिसर्स बनते हैं ना बच्चे, तो इसीलिए घबराने के बाद आप भी बन सकते हैं। एंड मेहनत करना प्री रिक्विजिट है, मेहनत कीजिए। ठीक है, मेहनत कीजिए, बाकी थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी रहिए कि हाँ एग्जाम में जाके याद आ जाएगा। ठीक है, ऐसे लगता है ना कि नहीं सर एग्जाम में याद ना आए तो मेरा क्या होगा, आएगा याद, डेफिनेटली आएगा। कॉन्फिडेंट रहिए, अगर कॉन्फिडेंस की कमी हो जाएगी तो शायद ना याद आए। ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं सर हाँ पक्का यही आंसर है, नहीं ऐसा भी नहीं, कॉन्फिडेंट रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द, एंड ऑल द बेस्ट।